Welcome to SS Inter College Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. As you know, I have taught about synthesis. Synthesis is going on. ठीक है, सिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जो भी रूल था मैंने उसको जो है आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा रूल इसी सिंथेसिस में सिंपल के बाद आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, जिसका अर्थ होता है मिश्रित वाक्य का निर्माण। फॉर्मेशन है रचना, निर्माण। क्या रचना, क्या इसका निर्माण होगा। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जैसे मुख्य रूप से आप सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ने से पहले थोड़ा क्लॉज के विषय में जरूर आप लोगों को जानकारी रखना होगा। तो दिखाते हैं कि क्लॉज क्या है। तो क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। क्लॉज मीन्स क्या होगा, उपवाक्य। क्लॉज हमारा होता है तीन प्रकार का। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड हमारा है कोऑर्डिनेट। ये है क्लॉज मीन्स उपवाक्य। क्लॉज तीन प्रकार का, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसे प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में प्रधान उपवाक्य। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रधान उपवाक्य। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लॉज माने उपवाक्य, तो प्रिंसिपल मीन्स प्रधान। ऐसा नहीं होगा कि प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य आप लोग बोलेंगे। प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधान उपवाक्य। तो फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है आश्रित, आश्रित उपवाक्य। और कोऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है समान पदी उपवाक्य। क्या होता है, समान पदी उपवाक्य। तो ध्यान देंगे, कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने जो आपको यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ क्लास के विषय में। क्लास मीन्स उपवाक्य। क्लास तीन प्रकार के होंगे, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और समान पदी उपवाक्य, ये तीन प्रकार के हुए। तो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार के क्लास आएंगे। कौन कौन आएगा, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। कौन कौन आएंगे, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास जो प्रधान उपवाक्य, जो मैंने कहा है कि मुख्य वाक्य होता है वह, उस पर कोई अगर बात हमारा आश्रित है उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लास करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारा तीन प्रकार का होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का। कौन कौन है, पहला हमारा है नाउन क्लास, दूसरा हमारा है एडजेक्टिव क्लास, थर्ड हमारा है एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तीन प्रकार क्लास है। किसमें, सबऑर्डिनेट क्लास में। नाउन क्लास संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लास विशेषण उपवाक्य और एडवर्ब क्लास का अर्थ होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं, उसमें केवल नाउन क्लास विषय में, अर्थात जिसको कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य में जितने भी शब्द क से जुड़ेंगे वही हमारा संज्ञा उपवाक्य में होगा। क से जुड़ने का मतलब जैसे की होता है, मैं जानता हूं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं कि कौन तुम्हें पीटा था, मैं जानता हूं कि आ गया, कौन पीटा था, कि क्यों पीटा था, कि कहां पीटा था, कि कब पीटा था, कि कैसे पीटा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब नाउन क्लास में अगर की शब्द आ जाए अर्थात की, इसका अर्थ हो जाएगा दैट। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आता है कि कहां अगर आता है इसका केवल इतना ही लगाएंगे, क्या, वेयर। अभी नहीं कि अगर आ गया तो दैट लगा दिए, कि कहां आया तो भी दैट लगाए, या फिर माने वेयर के पहले दैट का प्रयोग करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि कहां, कि क्यों अगर आ गया, ये भी ध्यान देंगे, कि क्यों आया अगर, तो इसके लिए क्या होगा, केवल वाई लिखेंगे। अगर की कैसे अगर आया तो की कैसे का मीनिंग क्या बनेगा, इतना ही बनेगा, हाउ। अगर की कब अगर आ गया, की कब, इसके लिए क्या बनेगा, व्हेन बनेगा। अगर की कौन आया तो उसके लिए क्या बनेगा, अर्थात हु लिखा जाएगा।
तो इसी प्रकार से जो भी की से अर्थ निकलेगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, वेयर। लेकिन केवल की शब्द रहेगा दैट लगाएंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड अगर आए तो वहां दैट न लगा करके हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख करके सेंटेंस को, तो हमारा प्रिंसिपल क्लास जो जिस वाक्य में रहेगा, जिस वाक्य का मतलब असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बाकी वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा वह जिस वाक्य में रहेगा फिर भी उसको ये क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद ये कंजक्शन का काम करेंगे। इसके जस्ट वाला जो सेंटेंस बनेगा तो ये वेयर के बाद में असर्टिव सेंटेंस बदल दिया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो देखिए देखते हैं नाउन क्लास में। मैंने यहाँ पे आपको केवल परिचय करा दिया कि नाउन क्लास में आप इसको जोड़ेंगे कैसे। अब हमको सिंथेसिस करना है इसका। अभी तो मैंने बताया कि नाउन क्लास का परिचय मैंने केवल एक का दिया। क्लास तो 3 प्रकार का मैंने बताया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लास। लेकिन अभी आपको कितना पढ़ना है, केवल एक क्लास जिसका नाम क्या है, नाउन क्लास। नाउन क्लास में जिसका कहाँ शुरुआत होगा, की से शुरुआत होगा। तो अभी मैंने बताया। और कोई भी सेंटेंस उठाते हैं, जैसे यू आर ए थीफ इट इज नोन टू ऑल। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यू आर अ थीफ। यू आर अ थीफ इट इज नोन टू ऑल। It is known to all। तुम चोर हो सब जानते हैं। तुम चोर हो सब जानते हैं। तो संयुक्त करिए उसको, कंपाउंड करिए, उसको जोड़िए, मिश्रित करिए। क्योंकि अभी मैंने हेडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन सिंथेसिस कैसे कंबाइन करेंगे। तो सेंटेंस जब उसको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कह रहे हैं कि यह सब जानते हैं कि तुम चोर हो। अर्थात हमारा प्रिंसिपल क्लास कौन है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास ये है, ये पीसी है और ये क्या है, एससी है। एससी माने सबऑर्डिनेट क्लास। तो पहले कैसे लिखेंगे, इट इज नोन। ये सेंटेंस ऐसे वाइज लिखा गया है, इट इज नोन टू ऑल। ये सब के द्वारा जाना जाता है, सब जानते हैं। दैट माने कि यू आर अ थीफ, सब जानते हैं कि तुम चोर हो। ये तो हम देख रहे हैं कि यह मुख्य माने कहा सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। इसी को हम जब सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। तब इसी सेंटेंस का ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दैट यू आर अ थीफ। अब कामा करके लिख देंगे, इट इज नोन टू ऑल। देखिए फिर भी हम ये देखेंगे कि दैट का प्रयोग कहाँ हुआ, दैट का प्रयोग शुरू में कर दिए, यहाँ बीच में था। अगर इस वाक्य को, अगर इतना वाक्य अगर हम पहले कर दे तो भी दैट कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा। इसलिए पहले ही कह दिए कि तुम चोर हो सब जानते हैं। दोनों बात एक ही है, तो आप दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर दैट को पहले कर लिख करके जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या होगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान में इसका स्थिति है। इसको जो जोड़ा गया सब्जेक्ट के स्थान रखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, राम इज ए डल बॉय। राम इज ए डल बॉय, फुल स्टॉप कर दिए। अगला सेंटेंस है, एवरी टीचर नोज इट। एवरी टीचर नोज इट। अब देख रहे हैं, राम इज ए डल बॉय। राम एक आलसी लड़का है, राम एक नीरस लड़का है, भद्दा लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक इस बात को जानते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेम वही बात रहेगी। सबसे पहले चलिए देखिए, प्रिंसिपल क्लास लिखिए, अर्थात प्रधान उपवाक्य को। प्रधान उपवाक्य क्या सेंटेंस में ऐसा कह दे कि राम इज ए डल बॉय, दैट माने कि सब जानते। थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है, इसलिए हम जोड़ेंगे कैसे, पहले एवरी टीचर नोज, अब यही दैट लगा देंगे। जो हमारा इट था, इट को छोड़िए, इट माने इस बात को जानते हैं, तो दैट जब लग गया तो इट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एवरी टीचर नोज दैट, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं। अब यहाँ लिख देंगे, राम इज अ डल बॉय। देखिए कंजक्शन लग गया, यहाँ बीच में कंजक्शन लगा था, यहाँ पहले कंजक्शन लगा, यहाँ देख रहे हैं बीच में। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास
ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। यही सब बात है। और सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है कि अगर इतना ही हम बोलकर कह देंगे प्रत्येक अध्यापक जानते हैं, तो आप जरूर इंतजार करेंगे मेरी बात को कि आगे कुछ और बोलेंगे कि इतना ही कहेंगे प्रत्येक क्या जानते हैं प्रत्येक अध्यापक, अर्थात प्रत्येक अध्यापक जानते हैं, उस पर कुछ बात तो आश्रित है, कुछ जरूर माने हम इंतजार करेंगे। तो इंतजार करने पर हमको क्या मिला, सबऑर्डिनेट क्लास मिला क्या, रामेश डल बॉय। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, आई टोल्ड यू दैट yesterday, I told you that yesterday, you must rely on it, you must rely on it। देखिए आई टोल्ड यू दैट yesterday मैंने तुम्हें कल ही बता दिया, और यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, यू है, यहां से जोड़ेंगे यू मस्ट रिलाई ऑन। अब रिलाई ऑन के बाद हम क्या जोड़ देंगे, इसका मतलब यहां हम क्या जोड़ेंगे, दैट, लेकिन दैट से हमारा सेंटेंस नहीं जुड़ रहा है, तो हम किससे जोड़ सकते हैं, तो यहां लगा देंगे क्या, व्हाट। क्या लगाएंगे, व्हाट कंजक्शन लग गया, व्हाट आई टोल्ड यू दैट yesterday, you must rely on what I told you that yesterday। सेंटेंस में अब जो यहाँ पे व्हाट लगा है स्टूडेंट, इसको जानिए व्हाट का अर्थ क्या, व्हाट माने सब लोग जानते हो क्या, लेकिन यहाँ पे व्हाट का अर्थ होगा जो कुछ। वैसे तो जस्ट इसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए, तो यहाँ पे माने कहेंगे कि तुम्हें इस पर विश्वास रखना है, तो तुम्हें इस पर भरोसा रखना चाहिए कि क्या, आई टोल्ड यू दैट yesterday, तो की क्या से अर्थ का कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उस पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। इसके लिए सेंटेंस यहाँ व्हाट अगर शब्द अगर आएगा तो कभी कभी इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो कुछ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोई और। अब जो क्वेश्चन वर्ड टाइप हमारे हो उसको देखेंगे हम। हमारा एग्जांपल है जैसे ही डज नॉट नो हु इज सी। सेंटेंस है ही does not know, he does not know who is she, he does not know who is she। अब ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें आपको मैंने अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इस सेंटेंस को जोड़ दीजिए, बहुत सरल तरीके से जुड़ेगा। अब उसको जोड़े, he does not know, चलिए लिखते हैं he does, जैसे है सेम वैसे उतारिए पहले, he does not know। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड हु है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हु लगा देंगे। अब हु लगाने के बाद इसमें देखिए मैंने कहा कि सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, क्लास करते समय, उसको जोड़ते समय, सिंथेसिस करते समय। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, सी है, चलिए यहाँ पे सी लिख दिए। सी लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है। इज लिखने के बाद इसमें कुछ नहीं बचा, और अगर कोई शब्द बचा होता है क्या लिखा जाता, नहीं कुछ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका अर्थ निकाल लीजिए, और जो मैंने की कहा, की कौन, की कब की बात कहा, ये आपके सामने एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ही डज नॉट नो हु सी इज, वह नहीं जानता है कि कौन, क्या बता रहे हैं, कि कौन वह है, कि कौन वह है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Tell me where is she? Tell me where is she? सेंटेंस में कह रहे टेल मी, मुझे बताओ वह कहाँ है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, टेल मी लिखने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वेयर के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी के बाद क्या लिखेंगे, इज, उसका फुल स्टॉप। तो मुझे बताओ कि कहाँ वह है। अब यहाँ पे बताया क्या, कि कौन है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि कहाँ। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, ही मे बी इनोसेंट,
ही में भी इनोसेंट का अर्थ होगा निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, वह निर्दोष हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। अगर ऐसा सेंटेंस अगर जोड़ा जाता है तो आपके पास दो शब्द हैं। दो शब्द कौन कौन है? इफ या वेदर। क्या लगेगा? इफ या वेदर। अब जैसे सेंटेंस में है वह निर्दोष हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं, तो सेंटेंस पहले इसको लिखिए ना। आई माने मैं, डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, लगा दीजिए इफ, लिख दीजिए कि क्या वह निर्दोष हो सकता है, तो ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट। आई डू नॉट नो, इफ, इफ का अर्थ मैंने क्या बताया? इफ माने तो यदि होता है, लेकिन है इफ मीन्स क्या आप समझेंगे? इफ माने होता है कि क्या, वेदर मीन्स क्या होगा? कि क्या। तो यहाँ पे इफ ही मे बी इनोसेंट, कि क्या वह निर्दोष हो सकता है। कोई भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से कर लेंगे सेंटेंस में, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, वह अच्छा अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। बोलिए कैसे जोड़ा जाए इसको? अब इसमें दैट लगाने की बात है, कह रहे हैं कि वह अच्छा अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है, तो हम ऐसा कह देंगे ना कि यह निश्चित है कि वह अच्छा अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है कि वह अच्छा अंक प्राप्त करेगी। तो सबसे सरल तरीका तो यही है आपको, ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज सर्टेन, सर्टेन के बाद लगा दीजिए दैट, यही आपका कंजक्शन है। जब दैट लगा दिया तो क्या लिखेंगे फिर? शी विल गेट गुड मार्क्स। अब इतना जोड़ने के बाद में देखते हैं फिर और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे इसको। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो, फुल स्टॉप, व्हेन विल द ट्रेन कम। अब इसको जोड़िए, मैं नहीं जानता हूं कि रेलगाड़ी कब आएगी। अब देखिए बीच में इसमें आ गया ना, मैं नहीं जानता हूं, फिर कह रहे हैं कि रेलगाड़ी कब आएगी, कि कब आएगी। अब ये इसको जोड़ते समय हम लिख क्या देंगे कि मैं नहीं जानता हूं कि कब रेलगाड़ी आएगी, इसको जोड़िए, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब यहाँ वेन है तो सबसे पहले यहाँ पे वेन लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हमारा कौन है? द ट्रेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द ट्रेन। आई डू नॉट नो द ट्रेन। अब इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल। विल के बाद कम। आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन विल कम। तो देखिए हर स्टूडेंट इस बात को जरूर समझेगा कि मैंने जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने 3 क्लास को बताया, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको जरूर आप घर पर पढ़िएगा कि क्लास हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास इस माने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लास, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास होंगे। सबऑर्डिनेट क्लास भी 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास होगा। तो पूरे नाउन क्लास का जो भी माने भाग, नाउन क्लास का माने अब जो संज्ञा की विशेषता करता है, जो माने क्लास करेगा, जो जोड़ेगा, किसके विषय में जोड़ेगा, अर्थात जो संज्ञा का काम करे। इसीलिए कहा है कि इसमें कहीं कहीं सब्जेक्ट, मैंने बताया कि सब्जेक्टिव वर्ब है, ऑब्जेक्टिव वर्ब है, ऑब्जेक्टिव एक प्रीपोजिशन होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब होता है और केस इन अपोजिशन भी होता है। तो केस इन अपोजिशन का भी कोई सेंटेंस चलिए दिखा देते हैं, नहीं भूल रहे थे। जिसे कहा गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। अब देखेंगे
गांधी जी वाज शॉटेड, गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। द न्यूज स्प्रेड, समाचार फैल गया, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे माने देश में फैल गया, लाइक वाइल्ड फायर, और कैसे, वाइल्ड फायर के समान। वाइल्ड फायर मींस क्या होता है, जंगली आग के समान। इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको देखिए केस इन अपोजिशन से जोड़िए। केस इन अपोजिशन का क्या मतलब होता है, साइड बाई साइड। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए मुख्य बात कौन है, द न्यूज माने समाचार, कामा कर देंगे, द न्यूज दैट, समाचार की, गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को गोली मार दी गई। फिर अब कामा कर देंगे, क्या होगा, स्प्रेड, बचा इसमें सेंटेंस क्या, शब्द क्या बचा, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। केस इन पोजिशन का मतलब साइड बाय साइड यही जोड़ रहे हैं कि समाचार की, गांधी जी वाज शॉट डेड, अर्थात गांधी जी गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, अर्थात कर पूरे देश में फैल गया, क्या फैल गया, अर्थात द न्यूज फैल गया। इसी प्रकार से कह रहे हैं इसमें किससे किससे जुड़ेगा, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, और क्या होता है काम, फिर है केस इन अपोजिशन में। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने नाउन क्लास पढ़ाया, नाउन क्लास को आप रिपीट करेंगे और अपने बुक से उसको एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो को मैं पुनः मिलूंगा।